प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र, डीन सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विद्वान प्राध्यापक बंधुओं, श्रोताओं, मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः मैं श्याम कार्तिक मिश्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी सुधी जनों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन व्याख्यान माला 2020 के मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 2020 को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जड़ों से जुड़े ग्लोबल सिटीजन पैदा करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत, नए भारत तथा समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण हेतु देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। दूसरे शब्दों में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के सामाजिक रूपांतरण का प्रस्ताव तथा उसके प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। आज पूरे देश में आयोजित वेबिनारों में लगभग हर दूसरा वेबिनार नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय से संबंधित रहता है, जिसके केंद्र में मुख्यतः दो विषय हैं। पहला यह है कि क्या शिक्षा नीति युगानुकूलता तथा देशानुकूलता की कसौटी पर खरा उतरती है, और दूसरा, यशस्वी भारत में ज्ञान के केंद्र में सदैव समाज रहा है। व्यक्ति और समाज दोनों में अन्योन्याश्रितता का संबंध ही राष्ट्र को ज्ञान की अभिवृद्धि तथा वैभव की समृद्धि का रसास्वादन कराता रहा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज कहाँ है? आज इन्हीं दोनों आयामों पर चर्चा हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन व्याख्यान माला 2020 के मंच से दो ख्याति लब्ध विद्वान, अध्यवसायी तथा राष्ट्र चिंतकों को सुनने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। इस क्रम में प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे एवं प्रोफेसर कल्पलता पांडे का आज मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आह्लादित हूं। प्रथम विशिष्ट वक्ता के रूप में परम आदरणीय प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी हमारे बीच हैं। प्रोफेसर अरविंद देशपांडे, अनिरुद्ध देशपांडे, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इज फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ Brihan Maharashtra College of Commerce, Pune. Under his leadership, the college was recognized as the College of Potential Excellence, A grade from NAC, and the Best College Award from the University of Pune. He himself has been the recipient of Best Teacher Award and Best Principal Award. Professor Deshpande has been member of the Executive Council of NAC and founder president of Center for Education Development Administration, CEDA. Professor Deshpande, in his 39 years long professional teaching career, has authored several books on management, banking, finance and marketing, and also research publications on economic thought of Justice M.G. Ranade and economic thought of Dr. Ambedkar. He is president of Ram Bhau Mahalgi Prabodhini. Professor Deshpande has honor of attending 5th Ministerial Conference of WTO held in Cancun, Mexico. He has been RSS Swayam Sevak right from his school days, associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, and is currently अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ's responsibilities being bore by him. मैं इस क्रम में प्रोफेसर देशपांडे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामाजिक आयाम विषय पर उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी। धन्यवाद। अब पहले तो टेस्ट करेंगे कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम क्लियर है। ओके जी, अच्छी बात है, धन्यवाद।
प्रोफेसर डॉक्टर पांडे जी, इस वेबिनार के संयोजक तथा उनके सभी सहकारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सम्माननीय पदाधिकारी और अपने अपने जगह पर इस वेबिनार में सहभागी होने वाले सभी महानुभाव, बंधु और भगिनी, गत 29 तारीख के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जैसे आपने कहा वैसे जगह जगह पर बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि कुछ चर्चाओं में सहभागी होने का मौका मिला। मैं ये नहीं मानता कि अभी कोई ऐसा रहा है कि जिसने पॉलिसी पढ़ी नहीं है। इसलिए पॉलिसी में क्या है, प्रावधान कौन कौन से किए हैं, व्यवस्था क्या होगी, वगैरह बातें तो चर्चा में आना स्वाभाविक है। लेकिन इस राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आयाम हैं और इन आयामों से समृद्ध ऐसी एक नीति पूरे देश का सौभाग्य है कि अभी प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक इन सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली इस नीति ने एक बहुत बड़ा जागरण उत्पन्न किया है। बीच में 30-35 वर्ष का कालावधि लौट गया कि जिसको लेकर हम चर्चा करें, जिसको लेकर हम अपना परफॉर्मेंस देखें, विश्वविद्यालयों को एक नीति के संदर्भ में कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसी बातें दुर्भाग्य से बहुत कम दिखती थी, बहुत अपवादात्मक थी। अब तो एक संदर्भ बिंदु हमारे सामने आ चुका है और वो संदर्भ बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं तो वर्णन करता हूं कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक शैक्षिक परिवर्तन के प्रवास का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क होगा। मैं मेरे निवेदन में अधिकतर बात करने वाला हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामाजिक आयाम, सोशल एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूं। वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे समाज को अपनी बाहों में लेने का प्रयास करती है शिक्षा के प्रावधानों के माध्यम से, लेकिन सामाजिकता का एक बहुत ही बड़ा ध्यान और भान वहां दिखाई देता है। हमारे देश में सामाजिकता का विचार करेंगे तो अभी भी वंचित रहे हुए ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके तक विद्या और शिक्षा जाकर नहीं पहुंची है, क्षमता होते हुए भी विकास नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी क्षमता का वर्धन करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था भी अशक्त है, उतनी सशक्त नहीं है। तो ऐसे जो सामाजिक हमारे क्षेत्र है, उस क्षेत्र का विचार इस नीति ने बहुत ही गंभीरता से और बहुत सकसता से किया है। मैं इस नीति का 4 विशेषताओं का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे दृष्टि से यह शिक्षा नीति एक समग्र शिक्षा नीति है, कॉम्प्रिहेंसिव है। दूसरी बात मुझे जचती है कि वो एक एकात्म है, इंटीग्रेटेड है, होलिस्टिक है। और तीसरी बात जो मेरे दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो इंक्लूसिव है, सर्वसमावेशी शिक्षा हमारे सामने आई है। और चौथी बात तो है ही कि ये फ्यूचरिस्टिक है, भविष्यवेधी है। इन 4 विशेषताओं के आधार पर इस नीति का अगर विचार करेंगे
तो जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि एक मार्गदर्शक रहने वाला विषय हमारे सामने आया है कि जो हमेशा के लिए इट विल वर्क एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक संदर्भ बिंदु बनकर हमारे सामने आएगा। इस पूरे शिक्षा नीति ने अपने समाज के उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा सोच विचार किया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन नाम का एक विषय हमारे सामने आता है। बच्चों के मूलभूत और नींव रचने वाले शिक्षा के बारे में चिंतन, उनकी चिंता, उनके विकास के लिए आवश्यक रहने वाली शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारे यहाँ इस शिक्षा नीति के प्रारंभ में ही दिखाई देती है। आयु 3 से लेकर आयु 18 तक इन सारे शालेय शिक्षा के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में शिक्षा नीति बड़ी गंभीर है। शिक्षा नीति का एक प्रस्ताव था, शायद बाद में वो करने वाले हैं, ऐसा कहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में सुधार करके जो 6 से लेकर आगे होती वो उसको 3 से ही शुरुआत करे, 18 तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। अभी वैसा बताया गया है कि जब आरटीई का और भी कुछ अमेंडमेंट करने की बात आएगी उसमें इस अमेंडमेंट का विचार करेंगे। लेकिन दृष्टिकोण बड़ा साफ है, और दृष्टिकोण ऐसा मुझे लगता है कि अधिकाधिक समाज के क्षेत्र को अपनी व्याप्ति में शिक्षा को लेना है। और ऐसा होने के कारण या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात कहो या नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कहो, प्रथमता किनका विचार होता है? जो समाज में अभावग्रस्त है, जो समाज में बहुत सारी उनकी क्षमता होने के बाद भी दुर्लक्षित रहे हैं। ये शिक्षा नीति पहले ही कहते हैं कि अभी तक 2 करोड़ बच्चे शिक्षा के बाहर है। 2 करोड़ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ एजुकेशन। और ऐसे होने के कारण उनको अभी लाना है, और उनके साथ साथ जो है उनको भी प्रगति पथ पर ले जाना है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमारे 5 उद्दिष्ट है, और जो 5 उद्दिष्ट है वो सारे उद्दिष्ट सामाजिकता को ही ध्वनित करते हैं। जब उनका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानो एक प्रमुख ब्रीद बैसा जैसा बताया है, उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी को हम उत्पन्न कर, एक गतिमान शिक्षा समाज को हम निर्माण करना चाहते हैं, वो भी समता युक्त, विथ इक्विटेबिलिटी। डेवलपिंग ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी विथ इक्विटेबिलिटी। तो उन्होंने पहले तो इक्विटी को ध्यान में लिया है, शिक्षा के एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में लिया है। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी कुछ पात्र है, योग्य है, उस व्यक्ति को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ साथ बहुत सारी जो शिक्षा क्षेत्र से आने वाली बातें हैं उनकी तरफ इसमें ध्यान देना है। तो ये एक्सेसिबिलिटी है। एफोर्डेबिलिटी का भी विचार किया है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। प्राइवेट एजुकेशन के कारण एफोर्डेबिलिटी का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति के कारण कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए एफोर्डेबिलिटी का विचार है। प्रावधान भी वैसे किए हैं। इन सारे विषयों के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए, और इसलिए क्वालिटी का उल्लेख भी वहां लगता है। और इतना सब करने के बाद अपना दायित्व से हम मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए अकाउंटेबिलिटी का भी विषय है। इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि ये सारे सोशल थ्रस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान में जिन सामाजिक मूल्यों पर अपना सारा ढांचा खड़ा किया,
इन सामाजिक मूल्यों का उल्लेख बार बार अपने नीति में भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर कंसिडर्ड टू बी द प्राइम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और ऐसा होने के कारण यहाँ अपनी शिक्षा नीति में भी उसका उल्लेख हमें दिखाई देता है कि शिक्षा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का भी विचार करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्वों का भी विचार करना चाहिए, और इसका सामाजिक आशय इसलिए बड़ा है कि सबके लिए चलने वाली कुछ शिक्षा में अगर कोई दिक्कतें आती है तो उन दिक्कतों को भी दूर करेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की जाती है, क्यों करना? ये जीआर बढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि जीआर बढ़ना यानी समाज को अपने बाहों में लेने की ताकत बढ़ाना। ये शिक्षा नीति जीआर दोनों स्तर की, शालेय शिक्षा के स्तर की और उच्च शिक्षा के स्तर के जीआर की चिंता करते हैं। शालेय शिक्षा यानी अपने स्कूल एजुकेशन के यहाँ तो 100% जीआर होना चाहिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वहाँ 100% करना 20 से 30 के अंदर, 10 वर्षों के अंदर ये राष्ट्रीय नीति ने तय किया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज बढ़ा हुआ दिखाई देता है, अच्छी बात है, लेकिन और भी लोग बहुत इस कक्षा के बाहर है, परिधि के बाहर है। उनको इस परिधि में लाना और लाने के लिए उनके आवश्यकताओं का विचार करके शिक्षा की रचना बनाना, जैसे युगानुकूलता का विचार आया। देशानुकूल तो होना ही चाहिए, लेकिन जो देशानुकूल करते करते उसको युगानुकूल भी बनाना चाहिए। और ऐसे विचार में जो बात हमारे सामने आती है वो ड्रॉप आउट्स की है। एक छोटा स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर ये बेटियों के बारे में है, वीमेन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में कहते हैं कि अगर पहली कक्षा में 100 लड़कियां प्रवेश लेती है तो ध्यान में आता है कि 8वीं तक उसमें से लगभग 68% लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है। 12वीं तक वहां 52% बच जाते हैं। डिग्री तक तो अभी तक ये 15% से ज्यादा नहीं पहुंचा है। ये ड्रॉप आउट रेट करना यानी हमारे लड़कियों के पास रहने वाली क्षमता को अनुपयुक्त बनाना। उनके व्यक्तिगत करियर में उसका उपयोग है, उनके परिवार के वर्धन में उनका उपयोग है, उनके अर्थार्जन के लिए उसका उपयोग है। कर्तृत्व के क्षितिज बहुत बड़े होते हैं, वहां लड़कियां जाती है, ऐसा हम अभी देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, अभिमानास्पद बात है। तो ये सोशल एस्पेक्ट है कि ड्रॉप आउट हम 0 तक लाएंगे और हायर एजुकेशन में वो 50% तक लाएंगे। सामान्यतः ड्रॉप आउट वहां दिखाई देता है जहां सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ दिखता है। पिछड़ा का मेरा मतलब है वंचित, क्योंकि पिछड़ा शब्द ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, उसका उच्चार भी संकोच करता है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और ये चलने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। तो उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। आज वो 26.3% है, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहती है। तो उसको मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखता हूं। अगर उनकी सारी क्षमताओं का उपयोग होना चाहिए तो शिक्षा भी तो उन्होंने लेनी चाहिए। सामाजिक कारणों से लड़कियां घर बैठती है, अर्थार्जन के कारण जिन आयु में उनको स्कूल में होना चाहिए उन आयु में वो कामों पर और खेतियों पर जाना पड़ता है। तो ऐसी सारी बातें होने के कारण एक अच्छी तरह से शिक्षा उत्पन्न करने का ये ड्रॉप आउट वाला विषय इसमें हमारे सामने दिखाई देता है। दो बहुत बड़ी बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। यहां मैं कहूंगा कि शिक्षा नीति ने एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है। हम बहुत बार चर्चा करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक कदम उठाया है और उसको उन्होंने कहा है स्पेशल एजुकेशन जोन्स हम तैयार करेंगे। क्षेत्रों का मैपिंग करते करते सामने ऐसा आएगा कि कोई क्षेत्र बिल्कुल अप्रगत रहे, अविकसित रहे। हम भी कह सकते हैं, हमारे जिले में बैठेंगे तो हम बताएंगे कि भाई ये 2 तहसील अच्छे हैं, ये 4 तहसील नहीं अच्छे हैं, ये 3 तहसील उसके नीचे वाले हैं। ये चित्र हर जगह है। इसके लिए ACDG भी है, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स बनाए हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन्स में सहूलतियां तो होंगी ही, लेकिन अवसर खड़े किए जाएंगे, शिक्षा संस्थाओं के अवसर खड़े किए जाएंगे, निर्माण के अवसर खड़े किए जाएंगे, आर्थिक सहायता के विषय भी निर्माण होना आवश्यक रहेगा। ऐसे हमारे देश के जो अविकसित अप्रगत क्षेत्र रहेंगे उनको स्पेशल एजुकेशन जोन में लाकर विशेष प्रकार की मदद और सहायता करना एक बहुत अच्छी कल्पना इस नीति में लाई है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में मैंने कहा, उसके भी इसमें एक कदम अच्छा उठाया गया है। मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं कि कितने लोग इसके संबंध में आएंगे। जब अपनी शिक्षा नीति आई थी तब लोगों ने कहा कि 30-35% लोगों को शिक्षा का तो दर्शन ही नहीं हुआ है, ना वो विद्यालय में गए हैं, ना वो कॉलेजेस में गए हैं। अगर सोशल इक्वालिटी की बात करनी है तो इसमें आना चाहिए। और समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की सारी बातें शिक्षा के प्रांगण से ही जाती है और शिक्षा नीति ने उसका सही विचार करना है। इसलिए जेंडर इंक्लूजन फंड तैयार किया जाएगा। उससे लड़कियों के शिक्षा के बारे में अधिक चिंता होगी, स्कॉलरशिप्स होंगे, फ्रीशिप्स होंगे, आर्थिक सहायता होगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएगी। और इन तीनों बातों को मैं एक साथ में लेता हूं। स्पेशल एजुकेशन जोन्स है, जेंडर इंक्लूजन फंड है और सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स निर्माण किए जाएंगे, इसका विषय इसमें आता है। बहुत बार हम चर्चा करते हैं कि देहातों में शिक्षा नहीं है वो अधूरी है, अव्यवस्थित है, लड़के और लड़कियों के लिए ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, सुविधाएं कम है, सभी विषयों को शिक्षक नहीं है और ऐसे चलने वाली इसमें ऑनलाइन वगैरह की बातें तो और कठिन लगने जाएगी। मुझे लगता है बहुत दूरदृष्टि से फोरसाइट मुझे यहाँ दिखती है। हमारे शिक्षा नीति ने इसका विचार करते समय स्कूलों का व्यवस्थापन करने के दृष्टि से स्कूल कॉम्प्लेक्स की निर्मित की है। ये बड़ा सोशल पहलू है, ये सामाजिक कदम है। जिन विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है वो विद्यालय जहां सुविधा है उनके साथ जोड़े जाएंगे। 15-20 स्कूल्स का मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शिक्षकों की सुविधा होगी, लैबोरेटरीज की होगी, लाइब्रेरीज की होगी, स्पोर्ट्स, संगीत जैसे विषयों के लिए शिक्षक नहीं रहते हैं, वो आपस में शेयरिंग करेंगे। बहुत सारी ऐसी स्कूलों की स्थिति हम देखते हैं कि वहां रिसोर्सेस है, उनका देयर इज नो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और अगर ये फुल यूटिलाइजेशन करना है तो ये कॉम्प्लेक्स सहना भवतु सहनो भुनक्तु, जो मेरे पास है वो मैं आपके दूंगा, आपके पास जो आप मुझे दीजिए करके हम ये पूरा विषय आगे चलाएंगे। मैं स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की ओर एक सामाजिक कदम के रूप में देखता हूं।
और इसलिए एक होलिस्टिक, इंक्लूसिव और फोरसाइट रखने वाली शिक्षा नीति हमारे सामने आती है। शिक्षा और अर्थकारण का संबंध बहुत अच्छा होता है, हम जानते हैं। शिक्षित व्यक्ति को अर्थार्जन अधिक उत्पन्न करने का मौका मिलता है और इसलिए उसका वोकेशनल एजुकेशन के साथ संबंध जोड़ना। नई शिक्षा नीति कहती है कि 50% तो लोग ऐसे होने चाहिए कि जो शिक्षा पूर्ण करके बाहर निकलेंगे उस समय उनके पास एक वोकेशन की अच्छी जानकारी और ही शुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट वोकेशंस एज वेल। प्रारंभ कहां से करेंगे? इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रींव रस्ते रस्ते ऐसे कुछ बातें प्रारंभ का करने वाले ने, दे आर द बिगिनर्स, दे आर द स्टार्टर्स ऑफ इट। और ये करने के लिए हमारे सामने जो आता है कि 6वीं कक्षा से ही वोकेशनल एजुकेशन को प्रारंभ करेंगे। पुराने दिनों में था, बीच में खंड पड़ गया और आज हमें दिखाई देता है कि वोकेशनल एजुकेशन, हाथों को काम, महात्मा गांधी जी की नई तालीम कल्पना हम जानते हैं, कितना अच्छा विषय था। 100 से ज्यादा वर्ष हो गए लेकिन नई तालीम का बीच में उपयोग रुक गया। हाथों को काम करने की आदत लगेगी, श्रम प्रतिष्ठा का मूल्य वहां ठीक तरह से उसकी रक्षा होगी और अपने पैरों पर खड़ा रहने की एक क्षमता उसमें आएगी, उद्योजकता के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास क्षमता है। ऐसी एक पूर्ण पुरुष की निर्मित करने वाला, होल मैन डेवलपमेंट वाला विचार शिक्षा में आना है तो हाथों का भी विचार करना चाहिए। और ये करते समय जो प्रावधान किया है, जिसका विचार किया है कि 6ठी कक्षा के साथ ही वोकेशनल एजुकेशन का प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से कई उद्योग क्षेत्रों को एक अच्छा प्रकार का मनुष्य बल प्राप्त होगा। मैं ये 6वीं से लेकर आगे उसके करियर तक उसको ले जाना है, उच्च शिक्षा में भी ले जाने की बातें हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इस बात की चर्चा शिक्षा नीति में हुई है। इसमें हमारे विद्यालयों का दर्जा, हमारे विद्यालयों का स्टैंडर्ड, उसका स्थान यूनिवर्सल यानी वैश्विक कसौटी पर भी खरा उतरेगा, इस प्रकार की बातें इसमें होने की आवश्यकता हमारे सामने दिखाई देती है और इसलिए हम उस यूनिवर्सलाइजेशन के प्रोसेस में, प्रक्रिया में स्वयं को वहां ढाल देंगे, उसका विचार भी हमारे सामने करेंगे। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आजकल के शिक्षा नीति, आज तक के शिक्षा नीति ने बच्चों के स्वास्थ्य का विचार करते समय कुछ योजनाएं बनाई। ये मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं कि उन योजनाओं को आगे नहीं चलाया गया, लेकिन अभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसकी कमी भरने का प्रयास किया है, ऐसा दिखता है। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य चेकिंग किया जाएगा 360 डिग्री और उसको एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अनुसार उसको कुछ सहायता भी मिलेगी। शरीर संपदा ठीक रहेगी तो बुद्धि संपदा काम कर सकेगी और इसलिए यहाँ हेल्थ कार्ड की योजना आई है। करोड़ों बच्चों के हाथ में प्रति वर्ष उसके विद्यालय से हेल्थ कार्ड मिलेगा, हेल्थ एनालिसिस होगा। खोखते खोखते घर जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या है, किस बीमारी को शुरुआत हो रही है, और भी कुछ बीमारियां लग जाती है, पता नहीं चलता, इससे ही ठीक तो हो जाते हैं, नहीं तो कहीं व्याधि उत्पन्न हो जाती है। मुझे लगता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
ये अगर बात करनी है तो हवा में तो बात नहीं करनी होगी, इसलिए इस हेल्थ कार्ड की भी योजना हमारे सामने आ रही है। मुझे केवल योजनाओं की जानकारी देने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है, उसके पीछे चलने वाला एक जो सोशल एस्पेक्ट है, उस सोशल एस्पेक्ट को आगे बढ़ाना ये आवश्यक है। मेरे मन में और 3 छोटी-छोटी बातें हैं, क्योंकि समय भी आधा घंटा 35 मिनट इतना ही मुझे कहा है, समय में पूर्ण करना मेरा काम है। इसलिए मैं कुछ और बातें कहूँगा। हमारे समाज में हम चाहे ना चाहे, चाहते तो नहीं है, लेकिन एक समझे ना समझे एक वर्ग व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक श्रेणियों के आधार पर अभाव या प्रभाव, इनमें से कुछ तो भी एक बात ध्यान में आने लगती है, और इसलिए अगर कोई दीर्घ सूत्री उपाय होगा तो वो शिक्षा है। लेकिन वो शिक्षा लेने के लिए हमारे साथ कुछ ज्ञान परंपरा को भी आगे चलाना चाहिए। मैं इस 5+3+3+4 में इस अंश को देखता हूं। इस शिक्षा में उन्होंने माध्यम का विचार किया है और बड़ा आग्रह किया है इस नीति ने कि कम से कम 5वीं कक्षा तक और संभव हो तो 8वीं कक्षा तक शिक्षा अपने मातृभाषा में दी जाए। मैं छात्रों को तो बिल्कुल उसका दोष नहीं जाता, लेकिन दिखाई देते हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इसमें महद अंतर है। और ऐसा महद अंतर होने के कारण जिस वर्ग व्यवस्था का मैं उल्लेख कर रहा था वो आप पहुंचती है बच्चों के तक, जिनकी आर्थिक क्षमता अच्छी नहीं है, जिनको शायद फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स होगी या ज्यादा से ज्यादा सेकंड जनरेशन ऑफ लर्नर्स होगी, वो पब्लिक स्कूल्स बहुत बड़ी मात्रा में बुरी अवस्था में है। This policy has taken the cognizance of this issue also, कि private institutions will shoulder the responsibility of strengthening the public institutions. वो स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम में तो है ही, कॉलेज के लेवल पे कॉलेज क्लस्टर के माध्यम में है, वोकेशनल एजुकेशन में उसकी क्षमता को जांच कर आगे चलाने में है। लेकिन आज हमारे शिक्षा का सार्वजनिक चित्र दिखता है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तरफ लोकप्रियता बहुत गति से झुक जाती है। अच्छे है, मैं को उनके लिए देयर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो इक्वली वैल्यूएबल, लेकिन बाकी हमारे जो है, मुझे याद है कि मैं भी एक छोटे गांव में पहले पढ़ा हूं। कॉलेज शिक्षा के लिए शहर में आया, पहली बार वो स्टेशन देखा। मेरे मन में आता था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में पढ़ने वाले ये छात्र, इतनी अच्छी सुविधा में पढ़ने वाले छात्र, हमारे गांव में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई। स्वाभाविकता किसी के भी मन में ये प्रश्न उठ सकता है, मानवीय है, स्वाभाविक है। शिक्षा नीति इसका वर्णन करती है, और वर्णन करते करते शिक्षा नीति कहती है कि इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप अ वीकर सेक्शन बाय द स्ट्रॉन्गर सेक्शन। और इसको भी हमारे शिक्षा नीति में स्थान दिया है। तो शिक्षा नीति सर्वव्यापी है, सर्वंकष बनाई गई है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन ये एक विषय मुझे आपके सामने लाना आवश्यक लगता था। शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए, और कहीं कहीं ऐसी समस्याएं आ चुकी है कि नहीं लेना होता है। इसलिए एडल्ट एजुकेशन और ओपन स्कूलिंग, ये मेरा दूसरा मुद्दा आपके सामने लाना है। NIOS जो है वो ओपन स्कूलिंग में बहुत बड़ा काम करती है। अधिकाधिक लोग शिक्षा में जाने के लिए ये ओपन स्कूलिंग, ये महाविद्यालयों के स्तर पर ODL, ये सब बातें उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता
हमें दिखाई देती है। इन सारे विषयों को, जो मैंने सामाजिक विषय है उसको ही पहले लिया है, बाकी तो विषय बहुत है और बहुत बड़ा व्याप इस शिक्षा नीति ने अपने बाहों में लाने का प्रयास किया है। उच्च स्तर पर देखें, उच्च शिक्षा के स्तर पर देखेंगे तो बहुत अच्छी योजनाएं लाई हैं और वो योजना लाते हुए भी वहाँ अनुसंधान को बड़ा महत्व दिया है। विश्वविद्यालयों की त्रिस्तरीय रचना बनाई है। ऐसे कुछ विषय वहाँ है, लेकिन वो विषय मैंने आज नहीं लिया है। आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। कोई असामाजिक यानी समाज से टूटकर चलने वाली शिक्षा होती ही नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा का अर्थ ही है कि एक ही दिशा में ना जाएं और भी बाकी सारे अवसरों को हम देखेंगे, जांचेंगे। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जिस प्रभाव और परिणाम का विचार हम कर सकते हैं, वो प्रभाव ऐसा होगा जिसमें अंत्योदय भी है, जिसमें शासन की अकाउंटेबिलिटी भी है, जिसमें समाज के सामूहिक दर्शन का आविष्कार भी है और जिसमें परस्परता के आधार पर चलने वाली शिक्षा की विकास की बात भी है। मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन, एक टर्निंग पॉइंट, एक लैंडमार्क इस शिक्षा के नए नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमारे सामने लाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा आह्वान हमारे सामने रखा है। यह पैंडेमिक के कारण इतनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी प्रधानमंत्री दूर का सोच रहे हैं और वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत करेंगे। हमारे बच्चों को हमारे स्वदेशी ट्रेडिशंस को परिचित करवा देना होगा। यह शिक्षा नीति बार बार कहती है कि एडवांस्ड एजुकेशन विथ इंडियन रूट्स। तो हमारे मूल को भी ना भूलते हुए लेकिन आधुनिकता का स्वीकार करते हुए इसको आगे ले चलना है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि शिक्षा नीति पर हर जगह पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस चर्चा को आगे ले चलना भी आवश्यक है, क्योंकि समाज को इसका परिचय इसके फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मल्टी एंगल, ये मल्टी प्रोन शिक्षा नीति है, तो उसको हम आगे चलाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और उनके जो चेयर प्रोफेसर है, विशेष धन्यवाद मैं देता हूं। गत 2 सप्ताहों में 3-4 बार मेरा उनसे बातचीत हो गई और जो यहाँ कार्यक्रम के लिए अपने अपनी जगह पर उपस्थित है उनको भी धन्यवाद देता हूं और मेरा यह निवेदन यहाँ पूर्ण करता हूं। नमस्कार। और धन्यवाद प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी। अभी इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना है हमें और आज के दूसरे विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी को आमंत्रित कर मैं गौरवानुभूत महसूस कर रहा हूं। प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी वाइस चांसलर जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया is privileged with having several administrative positions in Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, such as Director Institute of Tourism Studies, Dean Faculty of Education, Head Department of Education, Head Department of Physical Education, Dean Students Welfare, and Chief Proctor, to say a few. She visited several reputed foreign universities in Australia, France, Thailand, Kazakh Republic, and USSR in different capacities relating to her academic pursuits. She has been
visitors nominee and governors nominee to many universities and member of number of academic organizations. She has been conferred on Bharat Vikas Award by Institute of Self-Reliance, Bhubaneswar, and also with Eminent Educationist Award and the Best Teacher Award. She, in her 33 years long teaching career, guided 20 students for their PhD degree, completed several national and international research projects, authored well-received 10 books, and published 70 research papers in national and international journals of repute. आज हमारे बीच आपको पाकर अपने विशेष व्याख्यान के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं आदरणीय प्रोफेसर कल्पना पांडे जी को युगानुकूल शिक्षा की कसौटी पर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना उद्बोधन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर कल्पना पांडे जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्र जी, चेयर प्रोफेसर दीनदयाल उपाध्याय पीठ, BHU वाराणसी, अनिरुद्ध देशपांडे जी पुणे से जो पधारे हैं, प्रोफेसर मिश्र जी और श्रोताजन जो इससे जुड़े हुए हैं। मैंने जो अपना लेक्चर प्रिपेयर किया था वो ज़्यादा बड़ा, लेकिन मैं उसको कोशिश करूंगी कि आपका जो समय आपने निर्धारित किया है उसमें मैं लाऊं। उसके लिए मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी ने जो कुछ भी कहा उसको समाहित करते हुए अपनी बात में लाते हुए मैं कुछ उन पक्षों की बात करूंगी जो अभी यहाँ पर डिस्कस होने चाहिए। मैं पहले ये बताऊंगी कि शिक्षा, भारतीय भाव क्या है शिक्षा को, इसको मैं मानती हूँ। पहले बात करूंगी शिक्षा को राष्ट्र की प्राण शक्ति, विराट घटक के रूप में माना गया है। भारतीय और जो छात्र शक्ति है उसके रूप में शिक्षा को माना गया है। जब याज्ञवल्क्य बात करते हैं शिक्षा के बारे में तो वो कहते हैं अध्यात्म भाव, त्याग, वैराग्य और सद्गुणशीलता को शिक्षा द्वारा मनुष्य की संपदा बनाया जाना चाहिए। चाणक्य बात करते हैं तो वो कहते हैं विनय और ज्ञान को इंद्रियों को जीवन का आधार मानते हुए अहिंसा, सत्य, काय मन वचन की शुद्धि, पर दोष दर्शना भाव, दयालुता, क्षमा आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को हमेशा धर्म विरुद्ध जीवन की जो है वो करना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और अभी एक किसी ने प्रश्नकर्ता ने बीच में पूछा था तो दीनदयाल उपाध्याय जी जब शिक्षा के बारे में बात करते तो वो कहते हैं भारत की आत्मा को यदि समझना है तो उसे राजनीति अथवा अर्थनीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना होगा। विश्व को यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो उसे अपनी सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं कर्तव्य प्रधान जीवन की भावना की ही शिक्षा दे सकते हैं। इसे मूल मंत्र माना गया है यदि मैं कहूँ भारतीय जो नवीन शिक्षा नीति है, तो अन्यथा नहीं होगा। युगानुकूल क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि इस समय किस तरह का युग चल रहा है, किस तरह से तकनीकी ज्ञान को, विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वैश्विक नागरिक बनाने की बात की जा रही है, उसके लिए अपेक्षित गुणों की अपेक्षा की जा रही है शिक्षा से। और जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर की चुनौतियां हैं चाहे भारतीय चुनौतियां हैं, उन सबों का जवाब देने के लिए शिक्षा नीति को गठित करने की या उसकी आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा है। मैं इसके विजन को पढ़ती हूँ और इस विजन में सारी बातें निर्धारित हैं, निहित हैं, ये मैं मानती हूँ। विजन अगर पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा है भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली पहली शर्त है कि भारतीय मूल्यों से विकसित होगी। इसलिए इस शिक्षा प्रणाली को ये कहा जा रहा है कि ये शिक्षा का पुनर्भारतीयकरण करने में समर्थ होगी। वो भारतीयकरण, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है कि औपनिवेशिक काल में शिक्षा जिस प्रकार से बदली गई थी, जिस प्रकार से पश्चिमीकृत की गई थी, जिस प्रकार से अंग्रेजीकृत की गई थी, उस शिक्षा को हम चेंज करके पुनः भारतीयकृत करने के लिए करना आवश्यक है। इस दृष्टि से इस शिक्षा की बात की गई है। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।
इसी में सब कुछ निहित है कि इस भारतीय शिक्षा नीति क्या चाहती है, क्या उसका विजन है। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। वह इस युग में अगर युगानुकूल शिक्षा की बात करें तो अभी हम वर्तमान युग को देखें तो सबसे अधिक दिक्कत यहीं पर कहीं आती है कि जब हम पढ़ लिख ले जाते हैं और हमारे विश्वविद्यालयों में जिस तरह के स्वर उठते हैं भारत के विरुद्ध में, उसकी भावना के विरुद्ध में, उसके मूल्यों के विरुद्ध में, जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस समय चल रही है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हटाकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, उसको चेंज किया जाना चाहिए और उन शिक्षा व्यवस्था को लाना चाहिए जिससे पढ़कर, जिससे निकलकर जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो भारतीय होने में गर्व का अनुभव करे और जो साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी भारतीय हो, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक कल्याण शब्द भी है, के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वो सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। नीति में यह भी कहा गया है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। पहली बार जब से शिक्षा नीति बनी है, इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है कि मौलिक अधिकार के साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और मौलिक अधिकार की प्राप्ति मौलिक कर्तव्यों से होकर ही हो सकती है। इस बात को शिक्षा सशक्त रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करती है, जो नवीन शिक्षा नीति है। यदि हम विजन को और अच्छी तरह से देखें तो ये साफ लगता है कि जो भारतीय चित्त के अनुरूप जो दैवीय विराट है, उसको जगाने का ये कार्य कर सकती है शिक्षा नीति, क्योंकि इसमें हमारी अपनी सोच, अपने भारतीय होने का भाव इसके अंदर बसा हुआ है। जो आपने 5 पिलर्स की बात की, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन 5 पिलर्स में जो सबसे अधिक दिक्कत जहां पर आ रही थी, वो दिक्कत थी, सभी में सब आवश्यक है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक था अकाउंटेबिलिटी का होना। हमने शिक्षा को किया, इतने वर्षों से चल रही है, देश स्वतंत्र हुआ 73 वर्ष हो गया, लेकिन शिक्षा की दिशा कहाँ गई, इसको भी सोचा जाना चाहिए। और क्यों गई? क्योंकि हमने बनाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का एस्पेक्ट आया, जब उसको लागू करने की बात आई, जब उसके क्रियान्वयन की बात आई, तो हम कहीं घबरा गए, पीछे हट गए, और इसका परिणाम हुआ कि जिस देश में 3 बड़े बड़े कमीशन, 1968 की शिक्षा नीति, 86 की शिक्षा नीति, 92 का सुधार, और उसके बाद 34 वर्षों बाद अब यह शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी है, जो कि पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। इसलिए भी यह शिक्षा नीति प्रणम्य है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर बड़ी गंभीरता के साथ उठाई गई है। जहां तक विद्यालयी शिक्षा का प्रश्न है, प्रोफेसर देशपांडे ने इस पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है, 5+3+3+4 पर प्रकाश डाला है। और जैसे हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, वहां एक उम्र में बच्चा गुरुकुल में चला जाता था और उसके बाद उसके पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है, उसके लिए गुरुकुल पूरी जिम्मेदारी लेता था, और वो बालक को कब क्या चाहिए ये उसको बहुत अच्छी तरह से गुरु बताता था, और वो सीखता जाता था और देश का एक सद्नागरिक बन के समाज में लौटता था। यही कहीं अभावग्रस्त हो गई, क्योंकि जितनी उपेक्षा हम लोगों ने प्राइमरी स्कूलिंग की है, जितनी स्कूल एजुकेशन की जितनी उपेक्षा हुई है पिछले कुछ वर्षों में, उतना संभवतः किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक जो बहुत अच्छी बात हुई है, जो 5 की है, आंगनबाड़ी और बाल भवन की बात, और प्री स्कूलिंग की बात, बाल वाटिका की बात, और सामाजिक चेतना के केंद्रों की बात, बाल भवन की बात, और इसमें जो मेथड है, प्ले वे मेथड के द्वारा उनको कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, कला, कौशल, विज्ञान, संस्कृति, ये सारी चीजें जो उनको खेल खेल में सिखाई जा रही हैं, आनंद, जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से सिखाई जा रही हैं, ये उनके व्यक्तित्व पर वो प्रभाव डालेंगी जो प्रभाव कोई भी बहुत ही जबरदस्त शिक्षा पद्धति डाल सकती है। ऐसा प्रभाव डालने की प्रक्रिया में ये जो 5 है हमारा, ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट बात है। मैं इसको भी मानती हूँ कि जिस तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात फाउंडेशनल स्टेज में कही गई है और मल्टी लेवल लर्निंग की बात की गई है, और जो अपने लोक विद्या है, लोक कला है, उसको भी बालकों से उनसे भी रूबरू कराना, बाल भवन में सब कुछ सामने रखना जो इंडियन है उसको, एक ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि किया गया है। और फाउंडेशनल स्टेज में जब फाउंडेशन बन जाएगा तो उसके बाद जब नींव मजबूत हो जाएगी, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, तो नींव मजबूत हो जाएगी तो उस पर व्यक्तित्व का महल, व्यक्तित्व का जो आधार है वो बहुत अच्छी तरह से टिकेगा। ये बहुत अधिक आवश्यक है और अभी तक इस पक्ष की उपेक्षा की जाती रही है, तो एक बहुत प्लस पॉइंट है और युगानुकूल मैं इसको मानती भी हूँ। जो दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है वो है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, जिसको आपने ECCA से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात की, और अब शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में सेकेंडरी एजुकेशन को भी जोड़ा जा रहा है और उसमें भी GER को 80% से ऊपर तक की बात की जा रही है। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उसमें NCPF ECE नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, अभी तक जितने भी फ्रेमवर्क बने हैं उसमें पेडागोजिकल शब्द नहीं जोड़ा गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, NCF कहा जाता था, अब NCPF ECCE की बात की जा रही है। माने केवल कंटेंट ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी पेडागोजी भी महत्वपूर्ण है। किस विधि से क्या पहुंचे बच्चे के पास की अच्छी तरह कम्युनिकेट हो जाए, इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जो मुझे बहुत अधिक पसंद आया है। और इसके बाद एक जो स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है कि बच्चे को ग्रेड 1 में जाना है तो 3 महीने का एक कोर्स बना है और उस कोर्स में NCERT कोर्स बनाएगी और उसके कारण बच्चे को प्रिपेयर करेगी ग्रेड 1 में जाने के लिए। अभी जो प्रिपरेशन है वो क्या है कि जब बच्चे आप जुलाई में जाइए, मई में जाइए तो पूरा स्कूल का वातावरण आंसुओं में भीगा हुआ दिखता है, क्योंकि बच्चा जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है विद्यालयों में जाने के लिए। एकाएक उसको जैसे एक जगह से स्विच ऑफ स्विच ऑन की पद्धति है और विद्यालय में ठेल के माँ बाप चले जाते हैं, इस तरह से वो प्रिपेयर नहीं होता। और उस प्रिपरेशन की बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कही गई है। साथ में जिस पर प्रोफेसर देशपांडे ने भी प्रकाश डाला कि वोकेशनल एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से एकेडमिक एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको किसी ने अभी यहाँ प्रश्न में भी पूछा था कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी की बात क्या है। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि आपको को करिकुलर, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर इसको अलग से नहीं देखना है, सबको एक साथ जोड़कर इंटीग्रेटेड फॉर्म में किस तरह से उसको ब्लेंडेड लर्निंग के रूप में उसको जोड़ा गया है, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है जिसको बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। इस अवस्था में पाठ्यक्रम जो है में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की बात की गई है, अनिवार्य अधिगम को पूरा करने की बात कही गई है और ज्ञान को अपनी भाषा, मातृभाषा में बोलने की बात, कला समन्वयन की बात की गई है, अनुभव आधारित अधिगम की बात की गई है, पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करने की बात की गई है, बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई है, जो बहुत दिनों से विचारणीय थी लेकिन क्रियान्वित नहीं हो रही थी। यहाँ पर बालक के शारीरिक विकास, उसके मनोवैज्ञानिक कल्याण, उसके सर्वांगीण विकास और जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से उसको अधिगम के लिए आनंद से भरा हुआ बनाना, ये बहुत एक प्रिपेयर करना, उसको आनंद से भरा हुआ प्रिपेयर करना, ये बहुत खूबसूरत बात है जिसको कि जरूर प्रशंसा इसकी की जानी चाहिए। और ये बाद में हेल्थ और वेलनेस स्किल की भी, जिसकी आपने चर्चा की, हेल्थ केयर की, ये भी कहा गया और विषय वस्तुओं के निर्माण की बात भी की गई और कंटेंट की बात की गई, क्षेत्रीय भाषाओं में बुक्स बनाने की बात की गई, कंटेंट की बात की गई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है वहां पर। और करिकुलर और को करिकुलर, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से उसमें बहुत अच्छी तरह से जोड़ा गया। साइंटिफिक टेम्पर का विकास और मानवीय संवैधानिक मूल्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और जिसका अभाव दिख रहा है। हम मॉडर्न बन जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो हमारा वैल्यूज है रिलेटेड टू नेशन, उसको छोड़ देते हैं कहीं। राष्ट्रभक्ति, त्याग, अहिंसा, सत्यवादिता, ईमानदारी, शांति, इसका जो उपयोग है उसको भी अवश्य करने की बात की गई है। और हमारे जो समृद्ध मूल्य हैं शिक्षा के, भारतीयता के समृद्ध मूल्य हैं, उनके अंतर्निवेशन को बहुत शुरू से ही तय कर दिया गया है। ये बहुत खूबसूरत बात है। जो आकलन की बात है
उसके लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की गई है और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है, जिसमें बालक के प्रोग्रेस को स्वयं वो आकलित करेगा, पेयर असेसमेंट से होगा, टीचर असेसमेंट होगा, और साथ में उसके कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर के साथ साथ एक और डोमेन जोड़ा गया है, सोशियो इमोशनल डोमेन, जो कि बहुत अधिक आवश्यक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अधिक आवश्यक है बालक के अंदर। इसका अगर विकास होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। इसी प्रकार फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिजिटल लिटरेसी की बात भी वहां की गई है। जो कल्चर है उसको हम डिजिटल फॉर्म में भी दिखाने की बात यहाँ पर की गई है, ये भी कहा गया है। और कला, खेल, कहानी विधि के द्वारा शिक्षा की बात की गई है। स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए भी बहुत प्रयत्न किए गए हैं, इतना समय मेरे पास नहीं है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स की बात की गई है। और जिस बाल भवन की आपको बात मैं कर रही थी, स्कूल को सामाजिक चेतना के केंद्र के रूप में लिया गया है, जिसमें जो हमारे पास है वो दूसरों को देना और जो दूसरों के पास है वो हम लेंगे। इस तरह से जो म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल केयरिंग है, उसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मास्टर इंस्ट्रक्टर्स की बात, जिसमें जो लोक विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, जो बढ़ई हैं, जो कामगार हैं, जो अपनी कलाओं में बहुत कुशल हैं पर कोई डिग्री होल्डर नहीं है, उनको बच्चों के साथ जोड़ा जा रहा है और वो अपनी कलाओं को वहां बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उनको भी सम्मान देने का, श्रम को सम्मान देने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि निश्चित रूप से बहुत तारीफ की बात है। आपने सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप की बात की गई, दिव्यांगता की बात, स्पेशल एजुकेशन जोन की आपने बात की। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं जो शिक्षा नीति में जोड़ा जाना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक प्रश्न था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात, कि कैसे वोकेशन और प्रोफेशन के संबंध में स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे कि हेल्प हो लोगों को, आगे बढ़े लोग और स्किल डेवलप हो। अभी एक प्रश्न इसमें यह था कि क्या वो कैसे कमाएंगे, वो कमाएंगे, अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तो कमाएंगे। यदि पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बीए पास कर लें और एक सरकारी नौकरी मिल जाए और 10 से 4 जाके वहां पे बैठे रहें, उसमें 5 बार चाय पीने के लिए उठे और फिर घर आके सो जाए, अगर इस प्रकार के नौकरी के अभिलाषी हैं तो उनके लिए क्षमा करें, इस शिक्षा नीति में कोई स्थान नहीं है। उनके ज्ञान को सम्मान मिलेगा, उनके कौशल को सम्मान मिलेगा, उनकी स्वेच्छाचारिता को सम्मान देने के लिए ये नई शिक्षा नीति नहीं है। इसी तरह से अल्टरनेटिव पेडागोजिकल स्टाइल की बात भी की गई है और यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन की भी बात की गई है, जो एसेट हैं हमारे देश के, उनके लिए भी बात की गई। और बीएड में एक तरह के स्पेशलाइजेशन कोर्स की भी बात की गई है कि यदि कोई चाहे तो गिफ्टेड चिल्ड्रन को कैसे पढ़ाए। स्पेशली को पढ़ाने के लिए कोर्सेज चलते हैं, लेकिन गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित किया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, असेसमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा और क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पर होगा। 21st सेंचुरी स्किल्स को एसेस करने पर होगा, रोट मेमोरी को एसेस करने पर कोई भी परख बनी है जो संस्था नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, जो ये बनी है परख, ये यही करेगी कि आपके लॉजिकल रीजनिंग को समझेगी, आपकी नई बातों को जानेगी, आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या नया सोच सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने क्यूरियस हैं, उस पर एम्फेसिस है। इस पर एम्फेसिस नहीं है कि घर का आपको एक चैप्टर दे दिया गया और रट के आओ और पूरा क्वेश्चन मार्क और क्वामा तक तुम लिख डालो, जरा क्वामा भी छूटा तो नंबर कट गया। इस तरह के असेसमेंट अब परमिसिबल नहीं है एजुकेशनल पॉलिसी के अंतर्गत। आपने एडल्ट एजुकेशन के लिए उन्होंने 5 तरह के कार्यक्रमों की बात की है, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और जो अब मैं थोड़ी बात करती हूँ उच्च शिक्षा की, जिसमें हम लोग हैं। उच्च शिक्षा में जो विजन है उसको एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की बात की गई है और महाविद्यालयों, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस की भी बात की गई है। ये कहा गया है कि ऐसे कॉलेजेस कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो अवश्य खुलें और पूरे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे खुलें जो कि भारतीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं और ऐसे लोग जिनको जीवन में वो अवसर नहीं मिला है और केवल अंग्रेजी भाषा के बोलने न बोलने के कारण वो पीछे रह गए हैं और पीछे से वो ज्ञान पूरी तरह से है
लेकिन माध्यम नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक विदेशी भाषा में, इसलिए वो भारतीय होकर भी पीछे है। ऐसे लोगों के स्वाभिमान की रक्षा यह शिक्षा नीति बहुत मजबूती से करती है और इसलिए भी यह शिक्षा नीति बहुत बहुत प्रशंसा के योग्य है। जो शिक्षकों की स्वायत्तता की बात है, अभी तक हम ये सोचते हैं कि संस्थान जो है वो सब कुछ है, कहा जाता है कि ऑटोनोमस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन हर जगह ऑटोनॉमी पर सारी बातें कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके बाद अंत में आप तो ऑटोनोमस हैं, तो सब तो आपकी बात मान लें, फिर हम ऑटोनोमस कैसे हैं? लेकिन उसकी ऑटोनॉमी के बारे में भी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी के बारे में भी कहा गया है। यहाँ पर एक बात और कही गई है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी और बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहूंगी, एनआरएफ का, नेशनल रिसर्च फंड की जो बात की गई है, इसकी बहुत आवश्यकता थी और इसमें पहली बार जीवन में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास भी कुछ है जिसका शोध होना आवश्यक है। मतलब जो आपके प्राचीन विद्याएं हैं, जो आपके प्राचीन शास्त्र हैं, जो आपके ग्रंथ हैं, उसमें जो कुछ भी छुपा है उसको भी शोध के लिए सामने लाया जाए। और साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, कृषि की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जलवायु बदल रही है, कोविड-19 के समय में बात बदल रही है, अब कहाँ डिस्किलिंग करनी है और कहाँ स्किल को और बढ़ाना है, ये सब क्षेत्र बदल रहे हैं बहुत जल्दी से। और इस बदलते समय में हमको एक तरफ तो उनके साथ अपनी बाहें फैलानी है और उन्मुक्त आकाश में उड़ना है, ज्ञान के आकाश में, और दूसरी तरफ अब जमीन पर अपनी नींव भी पकड़े रहना है कसके कि हमको भारतीय होने के गौरव से अभिभूत रहना है, गौरवान्वित रहना है। ये सत्य हमें निश्चित रूप से जानना होगा। दूसरी बात ये कही गई है इंक्लूजन, इक्विटी और एक्सेस, जिसकी बात आप लोगों ने कही। और ये जो नई शिक्षा नीति है, ये पुरानी जो शिक्षा नीति थी, जो होलिस्टिक नहीं थी, जो स्टैंड अलोन एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा महत्व देती थी, वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम के बाद होलिस्टिक लर्निंग की बात की गई। और यहाँ एक खूबसूरत बात और है कि यहाँ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया गया कि हमारे यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। और मुझे ये कहने में दुख हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1857 के बाद जब हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज बनी, तो उन 3 यूनिवर्सिटी की जो रूपरेखा थी, जो ढांचा थी, वो लंदन यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क पे बन रही थी। वो यूनिवर्सिटी उस समय जितना अपमान कर सकते थे अंग्रेज, उन्होंने किया। और हमारी इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज को, जिसके लाइब्रेरीज को जलाया गया कि खत्म हो जाए सब कुछ, और नहीं खत्म हो पाया क्योंकि हमारी स्मृति विद्या थी और शुद्धि विद्या थी, खत्म नहीं कर पाए वो। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। नालंदा की बात की गई। वो जो गौरवहीनता थी उसको पुनः प्रतिष्ठित करना, गौरव को, ये नई शिक्षा नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके लिए इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बाणभट्ट की कादम्बरी का भी जिक्र किया, जिसमें बहुत जो हिंदी साहित्य के लोग हैं वो जानते होंगे, बाकी तो बाणभट्ट को भी भूल गए हैं। और कादम्बरी कहाँ गई पता नहीं, जब बाणभट्टी नहीं याद है तो कादम्बरी क्या याद होगी। इसमें 64 कलाओं की बात की गई, गायन, वादन, चित्रण, नृत्य और विज्ञान के क्षेत्र, रसायन विज्ञान, गणित, रोजगार, बढ़ईगिरी, बुनकरी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, डिस्कशन, डिबेट, जिसके लिए हम जाने जाते थे, हमारे यहाँ बहुत अधिक ये सब चलते थे, उसके लिए उसको फिर से स्टैब्लिश करना, लिबरल आर्ट को भी 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों के साथ के रूप में जोड़ा जाना, ये इस शिक्षा नीति की एक अद्भुत बात है। स्टेम की बात, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम, इसको ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के साथ जोड़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग कैपेसिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इन सब अगर ये जोड़ा जाए, इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे तो इस तरह की एबिलिटीज विकसित होती हैं। कोई इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है और वो बांसुरी सीखना चाहता है। जीवन में आपने फिल्म भी एक देखी होगी, 3 इडियट्स, उसमें कुछ चाहते हैं, कुछ हो गया तो जीवन में वो क्षेत्र छूट जाता है। क्यों छूट जाए वो क्षेत्र? शिक्षा पूरी तरह से क्यों ना मिले, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों ना हो? अगर हमारे पास कैपेसिटी, एबिलिटीज है तो हम क्यों ना वो प्राप्त करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात भी इसमें कही गई है। और ये भी कहा गया है कि धर्मानुरूप सार्वभौमिक मूल्य जो है, सत्य, धर्मानुरूप कार्य, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टि, नागरिकता के मूल्य, जीवन कौशल का गुणामय
गुणवत्ता युक्त समावेशन भी शिक्षा नीति में बहुत अच्छी तरह से है। सिटीजनशिप एजुकेशन की बात भी यहाँ कही गई कि क्योंकि अब ग्लोबल सिटीजन के रूप में सिटीजन आगे आ रहा है, तो यदि वह भारतीय है, यदि वह भारतीय होने पर गौरव कर रहा है, तो उसे मानव मात्र होने पर भी गौरव करना आना चाहिए और विश्व में सह अस्तित्व की बात के बारे में भी उसको सोचना चाहिए। और उसमें होलिस्टिक एजुकेशन में जिस प्रकार वो क्षेत्रीय उद्योगों, व्यवसायों, कलाकारों, कामगारों आदि के साथ कार्य करने का अवसर जो यूजी का है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसमें जो 4th ईयर के रिसर्च की बात है, उसमें इन समूह के साथ अवसर करना, इन पर शोध करना, एक शोध विद्यार्थी के रूप में जाना, ये सब मौका ये शिक्षा नीति दे रही है। और क्रेडिट सिस्टम की बात कर रही है, क्रेडिट बैंक की बात कर रही है कि आप जहां दूसरे विषय में कहीं कुछ और प्राप्त करते हैं तो वो क्रेडिट बैंक के रूप में जमा रहेगा और वो जब आपकी आवश्यकता होगी तो उसको आप ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम की बात भी की गई है। 1 साल बाद छोड़ेंगे सर्टिफिकेट, 2 साल बाद छोड़ेंगे डिप्लोमा, 3 साल बाद छोड़ेंगे डिग्री, 4थे साल पूरा करके छोड़ेंगे तो डिग्री के साथ आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की बात भी की गई है। एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात, जिसकी बात मैंने अभी आपसे कही है, उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कहते हैं, एबीसी, उसकी स्थापना की भी बात यहाँ पर की गई है 4 ईयर प्रोग्राम में। इसी तरह से जो 4 ईयर प्रोग्राम करेंगे उनके लिए किस तरह से मास्टर्स डिग्री की बात है, और जो 4 ईयर्स के साथ 3 ईयर्स करेंगे उनके लिए मास्टर्स डिग्री की बात की गई है। ये भी कहा गया है कि स्टैंड अलोन जो एजुकेशन है, उन एजुकेशन जो है स्टैंड अलोन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको धीरे धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाए। ऑटोनॉमी, यूजीसी जो अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनको भी ऑटोनॉमी दी जाए और उसके लिए एक बहुत जिम्मेदार बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होने चाहिए, जिसके साथ वो दिया जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो समग्र और बहुविषयक शिक्षा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो बात की गई है, 3 तरह की यूनिवर्सिटीज की जो बात की गई है, उसमें IIM और IIT की तरह मेरू की बात की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात की गई है। ये एक मॉडल यूनिवर्सिटीज बनेंगी जो खोली जाएंगी पूरे देश में, और ये क्या करेंगी, ये बहुविषयक शिक्षा में जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, इसमें हाई स्टैंडर्ड को स्थापित करने में, इंटरनेशनल लेवल के हाई स्टैंडर्ड को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये स्वयं भी मानक पे खरी उतरेंगी और जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी ज्यादा ये करेंगी। और ODL के कार्यक्रम में गुणवत्ता की बात की गई है। अब मैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर बात करूंगी, और घड़ी को मैं देख रही हूँ, श्याम कार्तिक मिश्रा जी ने थोड़ा समय देने में थोड़ा कोताही बरती है, पर ठीक है, आपकी भी इतनी सीमाएं हैं। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात है, वो 2030 के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड ही जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी टीचिंग में, जो जाना चाहेगा। और मेधावी छात्रों को एक बहुत अच्छी बात है, टीचर एजुकेशन के जो अभी जो है वर्तमान स्थिति है, उस पर बहुत क्षोभ व्यक्त किया गया है। टीचर एजुकेशन जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और ये हम लोग के लिए बड़े दुख का विषय है कि अध्यापकों को बहुत कुछ कहा गया है, और ये कहा गया है कि अध्यापक अपनी गरिमा को पुनर्प्राप्त करें। इसके लिए टीचर एजुकेशन सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, इन्होंने कहा कि इसको किया जाना चाहिए, टेस्ट होके इसमें सिलेक्शन हो। टेट की बात भी की गई है। और दूसरी, सेवारत शिक्षकों के ऑनलाइन शिक्षण की बात, सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग की बात, अच्छी तरह से प्लान्ड वे में, और उसमें बहुत सी चीजों को उन्होंने जोड़ा है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। एक बात यहाँ पर और है कि जो PhD में लोग हैं, जो PhD में एनरोल्ड हो रहे हैं लोग, उनके लिए ये जरूरी है कि वो टीचर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्रेडिट्स को पूरा करें, जिससे कि वो जिस विषय के भी अध्यापक बने, उस विषय का प्रेजेंटेशन भी करना वो अच्छी तरह से जान सके। ये एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना भी की गई है, जिसमें सीनियर टीचर्स होंगे, और वो टीचर्स की प्रॉब्लम, उनकी काउंसलिंग, उनके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत से काम करेंगे। जो व्यावसायिक शिक्षा है, जिस पर आपने प्रकाश डाला है, शिक्षा मंत्रालय जो है वो व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCIVI का गठन करेगा। और इसमें जो एक चिंता कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या होगा,
तो वो वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा, जो मेन एजुकेशन के साथ साथ मेन स्ट्रीम में वोकेशनल एजुकेशन को भी लाया जाएगा। इसके साथ एक नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क की भी बात की जाएगी, जो प्रत्येक विषय के व्यवसाय और रोजगार में प्रकाश डालेगी और विद्यार्थियों को उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएगी। मैं एक अंतिम बात आपसे कहती हूँ रेगुलेटरी सिस्टम की, जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है और 4 स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा अब नियामक प्रणाली को रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, इसमें एक NHIRC है जो कि सब नियामक वित्तीय ईमानदारी सुशासन आदि देखेगी, जो आप जानते हैं। NEC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, HEGC जो UGC को चेंज करके HEGC किया गया है, जो कि वित्तीय फंक्शंस को देखेगी, वित्त पोषण। और जनरल एजुकेशन पॉलिसी जो है काउंसिल जो है, ये विशिष्ट कौशलों को चिन्हित, बहुत जरूरी है। ये समाज बहुत तेजी से बदल रहा है और युवानुकूल शिक्षा देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब किस विषयों को चुना जाए जहां पर रोजगार की संभावना ज्यादा है और किन विषयों को अब रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा न माना जाए। देखिए इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, MBA करके बच्चे निकलते हैं, BEd करने आ जाते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से बच्चे निकलते हैं और उनको जॉब की नहीं मिलती और इतने स्किल से युक्त भी नहीं है कि वो आत्मनिर्भर बन के अपना व्यवसाय स्वयं कर सके। तो ये भी एक बहुत अधिक आवश्यक है कि आप इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जिसका पूरा प्रोविजन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि वो व्यवसाय कुछ प्रतिष्ठानों से बहुविषयक प्रतिष्ठानों की तरफ से बदले और जिससे कि बालक को कुछ नौकरी न मिले अगर, तो वो आत्मनिर्भर होकर अपनी नौकरियां स्वयं खोज ले। और ये एक अच्छी बात है। इसी तरह इसी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इंटीग्रेशन के लिए NETF राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की भी स्थापना की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसके कारण जो है वो बहुत सी चीजों में वैश्विक संकट जो आ रहे हैं तरह तरह, वहां मार्टिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे और उससे संबंधित शोध करेंगे। वर्चुअल रियलिटी के बारे में भी शोध करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान की दिशा बदल रही है। अत्याधुनिक क्षेत्र में ऑनलाइन सामग्रियों के निर्माण पर भी होगा रिसर्च। तो ऐसी जगह हमको पता होना चाहिए कि स्किलिंग और डिस्किलिंग किस प्रकार, क्या क्वालिटेटिव वहां पर दृष्टिकोण रखा जाए, इसको भी समझा जाना बहुत अच्छी तरह चाहिए। मैं बातें बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं क्रियान्वयन पर अंतिम बात कहूंगी, सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड की बात, जो कि क्रियान्वयन पर पूरा बल देगा और समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन की बात की गई है, जो कि इस पॉलिसी की, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक पॉलिसीज बहुत बन गई, इसमें भी बहुत सी बातें पुरानी पॉलिसीज की लाई गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट पर पहली बार इतनी मुखरता से, इतने चरणबद्ध तरीके से, इतने समयबद्ध तरीके से विचार विमर्श किया गया है। और इसके लिए निश्चित रूप से जो इसके नियंता हैं, जो बनाने वाले हैं, जो प्लानर्स हैं, वो बहुत अधिक जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ एक विवेकानंद के कोटेशन से, एजुकेशन means that process by which character is formed, strength of mind is increased, and intellect is sharpened, as a result of which can stand on one's own feet. The end of all education is man-making. The aim of education is to manifest in our lives the perfection which is the very nature of our inner self. Education enables one to comprehend oneself within as the self everywhere. The essential unity of the entire universe is realized through education. और ये एजुकेशन मैन मेकिंग के लिए और एक ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए पूरा सामर्थ्य रखता है, यदि प्रोवाइडेड जो आपने विभिन्न बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए हैं, क्रियान्वयन के लिए कमेटीज बनाई है, NCERT की कमेटीज में आपने करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए बनाया है, वहां पर सिफारिशें न चलें, योग्य व्यक्तियों का चयन हो और योग्य व्यक्ति उन स्थानों पर जाएं जो कि देश की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता रखते हो और जिनमें इतना ज्ञान और कौशल हो कि वो जो कार्य उन्हें दिया जाता है उसके लिए डिजर्व करते हैं वो कार्य। ऐसे लोग हैं विश्व में, देश में बहुत हैं, लेकिन वो छुपे बैठे हैं। जो धारा बह रही है उसके विपरीत बहने के आदी हैं, इसलिए वो बीच धारा में नहीं होके एक किनारे खड़े हो गए हैं। उनको खोजिए और खोजकर इतनी सुंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे हाथों में दीजिए, क्योंकि अगर आप
जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर लकड़हारे के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देंगे तो वह लकड़ी ही काटेगा, कुछ और नहीं काटेगा। योग्य शिक्षाविदों का चयन कीजिए, तब ये शिक्षा प्रणाली निश्चित रूप से भारत और विश्व गुरु का जो स्थान है भारत का, वो देने में पूरी तरह से समर्थ होगी। आपने मुझे समय दिया, मैंने जो समय ज्यादा 2, 4, 10 मिनट लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा श्याम कार्तिक जी। और आप सबने सुना, जो सुधी श्रोतागण है, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी के समक्ष। डॉक्टर नागेश चौबे ने एक प्रश्न पूछा है कि आज के बौद्धिक समाज में एक भ्रांति है कि हम मौलिक परंपरा जो हमारी रही है उसके प्रति जो हमारा सद्भाव है, उसके गुणों की तो हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आधुनिक परंपरा में जी रहे हैं, तो दोनों के बीच जो अंतराल है उससे जो भ्रांतियां उत्पन्न होंगी उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? ऐसा है कि दोनों में अंतर होने का कुछ कारण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम आधुनिक रहकर भी भारतीय मूल्यों को हमारे जीवन में स्थान दे सकते हैं। आधुनिकता का मतलब केवल वेश और भूषा से नहीं है, या अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं इस पर नहीं है। अपने व्यवहार में मूल्य व्यवस्था जो रहती है, जो हमारे समाज ने बहुत पुराने सालों से स्वीकार करके रखी है, जिससे हम, या दीनदयाल जी के शब्दों में कहेंगे तो चिति कहते हैं, जो पूरे समाज ने स्वीकार कर लिया है। सत्यम वद धर्मं चर, ऐसे जो बातें हमारे सामने आती है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रमास्वाद सर्वत्र भय वर्जनम, तो मुझे लगता है कि इसमें से कौन सा मूल्य कालबाह्य हो गया है? सभी मूल्य कालोचित है। लेकिन इसके बारे में जो प्रचार प्रसार होता है वो ठीक नहीं होता है कि आप धर्म की बात करेंगे तो आप पुराने हो गए, आप धर्म की बात करेंगे तो अनसेक्युलर हो गए। ये जो है वो उसको ठीक तरह से समझाने की आवश्यकता होगी, और वो समझाने का काम हमारी शिक्षा प्रणाली कर सकते हैं। तो दीनदयाल जी के शब्दों में कहना होगा तो हम जो देशानुकूल है उसका स्वीकार करेंगे और उसको युगानुकूल बनकर हमारे क्रिया में लाएंगे। और इसलिए इसका जो मतलब है वो है कि मूल्य व्यवस्था वैसी रहती है। परिवेश में बदल होता है, परिवेश में बदल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल्य व्यवस्था वही रखनी चाहिए, जिसको इस शिक्षा नीति में इंडियन रूट्स कहा है, हमारे मूल कहे हैं। हम कहीं भी जाएं, ऊंचे जाएं, प्रगति में जाएं, लेकिन अपने मूल्य व्यवस्था को ना भूले। ऐसे मूल्य व्यवस्था का आविष्कार करना भी आवश्यक है। बहुत बार लगता है कि हम घर में ऐसे रहेंगे, बाहर ऐसे रहेंगे। जैसे हम घर में रहेंगे वैसे ही बाहर रहेंगे। तो इसको युवा पीढ़ी ने अगर इसका स्वीकार कर लिया तो शायद एक अच्छी मूल्य व्यवस्था रखने वाले लेकिन आधुनिक युवा हमारे यहाँ तैयार हो सकते हैं। तो ये युगानुकूलता का विषय जो मैडम ने रखा है, उस युगानुकूलता का स्वीकार करना भी आवश्यक है। डॉक्टर इतिका शर्मा हैं चंडीगढ़ से, इन्होंने प्रश्न किया है कि शिक्षा का उद्देश्य भारत को हर दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहिए। दीनदयाल जी के इस दृष्टि को नई शिक्षा नीति में कहां तक महत्व दिया गया है? मैं आपको बहुत विश्वास पूर्वक कहता हूं कि नई शिक्षा नीति की नींव ही यही है। इस नींव के आधार पर ही, क्योंकि इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी उन्होंने हमारे संस्कृति की चर्चा बिल्कुल नहीं की थी, और संस्कृति की चर्चा करने में उनको लगता था कि ये सैफ्रनाइजेशन वगैरह की बातें हो जाएगी। यहाँ अभी आप देखिए, एक तो जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल देखेंगे तो ध्यान में आएगा, जगह जगह पर जिसका उल्लेख करके जिसको जोड़ा है उसको ध्यान में लेंगे तो ध्यान में आएगा। तो इस प्रकार की एक हमारे आंतरिक शक्ति की चर्चा शिक्षा नीति में आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा और समाज अलग हो नहीं सकते।
शिक्षा हमारे संस्कृति का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा कि जिसके आधार पर संस्कृति को हम संवर्धित कर सकेंगे। तो ये संस्कृति क्या है, मूल्य व्यवस्था क्या है, इसको आधुनिक परिवेश में समझाने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे बलों की उपासना करते हैं, तो क्या ये पुरानी बात है इसलिए नहीं करनी है? योगा पॉपुलर हो गया है, आयुर्वेद के बारे में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बहुत सारे विदेशों में हमारे संस्कृत का प्रचार हो रहा है। तो ये कोई पुराना या है या नहीं, उसको सरवाइव करने का कोई अधिकार नहीं, ऐसी बात होती ही नहीं है। उसको अपने आज के परिवेश में सादर करना आवश्यक होता है, और मुझे लगता है कि उसका दायित्व युवा पीढ़ी के कंधों पर ही है। वही कर सकेगी और दुनिया को दिखाएगी। प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा का एक प्रश्न है कि एटीट्यूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज इनडिफरेंट एंड स्टेटस को and sometimes negative also. How to change their attitude and to adopt the national education policy? ऐसा है कि this national education policy has not thought in isolation. Both of us have been telling that it is integrated, it is holistic. Right from the pre-primary education to university education, you will find a consistency in thought. In thinking process, there is a consistency. And this consistency takes a shape right from 5 plus 3, 3, 4 to the research intensive universities. So this policy has already considered the integration of several factors. Integration of vocational education with general education, integration of entrepreneurial education with regular education, multidisciplinary approach to education. Because you are confining yourself to one discipline, you may find that this is not adequate in this present world. So an arts student should be allowed to study physics. A physics student should be allowed to study sociology. A sociology student should be allowed to study music. What is wrong in it? But opportunities were not there. Our educational institutions were confining themselves to one faculty or one discipline. But the brain of a man requires several things at a time. So if we want to satisfy his requirements of mental and physical both, it is necessary to give him opportunities. In my generation, these opportunities were very meager. Even an economics man was not allowed to undertake a research in commerce. I belong to both the faculties, economics and commerce, but a commerce man was not allowed to take a topic from economics for his research work. Why did you confine us and why did you restrict our wings? Now it has been opened by the new education policy. So a very large spectrum is going to be covered by a student if he wishes to do that. As Madam has rightly said, that there will be academic credit bank. You go anywhere, you acquire the credit and add it to your degree education. The institutions have also becoming are expected to become autonomous, and the best autonomy to a student for the selection of his subjects is being given by this national education policy. So I hope that it will open doors for the development of brain and development of his attitude as well. डॉक्टर अमन शर्मा का क्वेश्चन है, लेकिन हमको लगता है कि आपके लेक्चर में उसका जवाब समय समय पर दिया भी गया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उसके ड्राफ्ट में ही सारी चीजें दी गई हैं। उनका क्वेश्चन है कि विल असेसमेंट क्राइटेरिया आल्सो चेंज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी or national of course in the policy? Yes, in the light of the main part of the structure, the assessment will also change, the testing agency will work, the standard setting boards will work. So even national that is NAC will have also to change its modules, keeping space with the
things that the policy is insisting on. So everything will change in accordance with the requirements of the policy implementation, and this applies to assessment also. See, our assessment was based on rote learning. You study it, you go and you omit it. You are allowed to forget it or you are allowed to remember it. Nothing was serious in it. So here now we cannot do that. We have to go along with the memory, at the same time critical approach as well. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जो है कुछ प्रश्न हैं जो वाइस चांसलर महोदया से हैं। पहला प्रश्न है डॉक्टर नागेश कुमार चौबे का। उन्होंने पूछा है कि पंडित दीनदयाल जी ने निःशुल्क शिक्षा की बात कहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उससे कितना दूर अथवा नजदीक है? मैडम आप म्यूट हो गई है, अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट। निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने और भी बहुत लोगों ने निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया था। इस समय ये जो शिक्षा नीति है, ये ऐसे लोग जो नहीं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, उसके लिए इन्होंने 50% स्कॉलरशिप की भी बात की है और साथ में ये भी कहा है कि अगर फी को वेव कर देंगे यदि कोई ऐसी दिक्कत आती है, वो देने में समर्थ नहीं है। तो धीरे धीरे ये इस एस्पेक्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि शिक्षा नीति जो है वो प्राइमरी से फिर सेकेंडरी से और यूनिवर्सिटी लेवल तक होगी। हमारा जो देश है वो जिस तरह का देश है, जिस तरह की समस्याएं हैं, बहुत बड़े पॉपुलेशन को लेकर चल रहा है, उसमें ये चीजें आ रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है कि हम देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम रिसर्च फंड के लिए फंड जनरेट करेंगे, हम सुविधाएं देंगे। तो निःशुल्कता इस तरह से बढ़ेगी और हम उन लोगों के लिए 50% फंड की बात कर रहे हैं जो कि एसईडी, जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो दे सकते हैं वो दें, जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए प्रोविजन नई एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। और ये धीरे धीरे मेरी समझ से ये बढ़ेगा आगे प्रोसेस, और ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आएगा कि निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था अवश्य होगी। डॉक्टर निशा पांडे का प्रश्न है जो पीडीएफ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर पे, इस शिक्षा नीति से शिक्षा के बाजारीकरण को कितना नियंत्रित किया जा पाएगा? देखिए, इसमें एक साफ लिखा हुआ है, जो स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस थे जितने भी, खासकर हम लोग के जो बीएड से और एमएड से रिलेटेड थे और भी दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज थे, तो स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस की फीस बहुत ज्यादा थी। जो स्ववित्त पोषित थे उनकी फी बहुत ज्यादा थी और वो चल रहे थे और वहां पर जो है बाजारीकरण भी बहुत था। कई बार तो ऐसा होता था कि खाली अटेंडेंस देने के इतना रुपया है, इसके लिए इतना रुपया था, इसके लिए इतना रुपया पे, तो पूरी तरह से बाजारीकरण था शिक्षा का। उसको खत्म करने की एकदम कही गई है और कहा गया है कि 15 वर्षों के अंदर में उनको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और यदि उनको आगे बढ़ना है तो उनको वित्तीय सहायता भी दी जाए। तो बाजारीकरण को इससे बहुत ज्यादा कमी आएगी उसमें, और बाजारीकरण अब संभवतः शिक्षा में धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन अब बंद करने की गई है। वहां पे ऑटोनॉमी लाने जाएगी। बात की बाजारीकरण निश्चित रूप से इस एजुकेशन पॉलिसी के लग जाने से कम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और रवि यादव का प्रश्न है जो कि कई लोगों ने पूछा है इस प्रश्न को कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर अधिक बल दिया जा रहा है, और लेकिन साथ साथ जो लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो उनको भी उसकी सुविधा होगी। क्या ये दोहरी व्यवस्था से यूपीएससी जैसी सिविल परीक्षाओं में अंग्रेजी में पढ़ने वालों की अपेक्षा वे विद्यार्थी जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे वे पिछड़ नहीं जाएंगे? इसका क्या निदान होगा? देखिए, अंग्रेजी जो है ना, वो ज्ञान की भाषा हो चाहे मत हो, पर हमारे मन मस्तिष्क को घेरने वाली भाषा अवश्य हो गई है। हमको एक ये लगने लगा है कि हम जब तक अंग्रेजी में नहीं कुछ बोलेंगे, बात करेंगे या अंग्रेजी में ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमको वो नहीं मिलेगा जो हमारा प्राप्य है। पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स से निकलने की बात है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में भी एग्जाम दे रहे हैं क्षेत्रीय भाषा में,
हिंदी भाषा में दे रहे हैं और वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अंग्रेजी को एकदम मना के चलना कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, और पूरा का पूरा एवेल्युएशन सिस्टम चेंज होने जा रहा है। अब लॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा बात होगी, भाषाओं के ज्ञान पर कम बात होगी। भाषाओं के ज्ञान, भाषाएं इंपॉर्टेंट होंगी पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी जितने इंपॉर्टेंट लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो प्रश्न जो बनेंगे उसके तरीके भी भिन्न होंगे। अब वो जो प्रश्नों की एनालिसिस होगी वो भी भिन्न होगी, और असेसमेंट के तरीके में भी भिन्नता आएगी। तो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे प्राइमरी लेवल हो, सब में असेसमेंट की तरीके में परिवर्तन आ रहा है। अंग्रेजी का मोह, अंग्रेजी का जो कॉम्प्लेक्स है, अंग्रेजी जो इतने दिनों से दिमाग पर बैठी हुई है, उसको धीरे धीरे उतारने का प्रयत्न करें और अपने पर गौरव महसूस करें, अपनी मातृभाषा पे भी गौरव महसूस करें। तब निश्चित रूप से एक दिन अंग्रेजी उतर जाएगी और हिंदी में भी आदमी बहुत प्रभावशाली ढंग से अपने को प्रस्तुत कर सकता है। इस बात को दिमाग में रखकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे समाप्त होगी। 100 वर्षों की गुलामी है, एक दिन में थोड़ी ना खत्म होगी, लेकिन खत्म होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका भी रास्ता दिखा रही है, असेसमेंट के नए क्राइटेरिया के रूप में, कि आप वहां पर भी परेशान होने की आवश्यकता अंग्रेजी या भाषा को लेकर नहीं है। अपनी भाषा में जिस तरह से आप अपने को एक्सप्रेस कर सकेंगे, उतना, चाहे कितने भी आप निष्णात क्यों ना हो जाए। बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलने वालों को भी मैंने देखा है कि उनका मन है कि ये वाला हिंदी में बोल दे शब्द तो कितना अच्छा है, या क्षेत्रीय भाषा में बोल दे तो कितना अच्छा है। हृदय की भाषा है ना, तो वो हृदय को आप मन मस्तिष्क की भाषा प्रभावी नहीं कर सकती है। हृदय की भाषा हृदय की भाषा ही रहेगी। और मैं फिर से कहती हूँ कि असेसमेंट के क्राइटेरिया चेंज होंगे, इसलिए जितने प्रश्नकर्ता हैं निश्चिंत रहें, लागू होने दीजिए, इसका लाभ निश्चित रूप से। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है क्या शायद? हाँ, म्यूट हो गया था। इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर अभिषेक राय ने पूछा है कि क्या इस शिक्षा नीति से बेरोजगारी में आवश्यक मात्रा में कमी आ पाएगी और भारतीय आम जनमानस का कल्याण हो पाएगा? देखिए, शिक्षा नीति में जी शुरू से ही मैंने कहा है, जो 5 से 5+3+3+4 की बात मैंने की, और इंटीग्रेशन कहा है कि जो एकेडमिक, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उससे ये जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आपके पास इतना कौशल तो अवश्य होगा। आप सरकारी नौकरी खोजेंगे तो उतनी सरकारी नौकरियां इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में सबको देना संभव नहीं है। अगर सच में कहा जाए तो आपको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आप स्वरोजगार की बात सोचें, अपने इतना कौशल में निष्णात हो कि स्वयं का कोई कार्य आप कर लें, इसकी जरूर व्यवस्था इस शिक्षा नीति के द्वारा होगी। बेरोजगारी को कम करने में मौका निश्चित रूप से कम करने में होगा, रास्ता निकलेगा, और साथ में आपको स्वरोजगार की ओर बढ़ना, आत्मनिर्भर होने के बारे में जरूर किया जाएगा कार्य। आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही है। आत्मनिर्भर होना, स्वरोजगार में युक्त होना, स्वावलंबी बनना, तब जाके जो है वो आप जो है रोजगारी के, जो बेरोजगारी का भय है, उससे आप अलग हो सकते हैं। हमेशा ये नहीं सोचना कि पास किया, एक नौकरी ये बगल में रखी है, थाली में सजाकर मिल जाएगी, भले उसकी आपको योग्यता हो या ना हो। और यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि बहुत कम योग्यता वाले लोग नौकरियां पा जाते हैं किन्हीं कारणों से, और जिसका दुष्परिणाम देश की प्रगति को भुगतना पड़ता है। इसलिए स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा रास्ता सुझाया गया है, जो रोजगार परक भी आपको बनाएगी, रोजगार किसे चुने इसके लिए भी आपको पूरी तरह से तैयार करेगी, और इतनी थिंकिंग आपके अंदर, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेगी कि आप जान सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो किसी पास में भी नहीं फंसेंगे और स्वयं के निर्णय के आधार पर अपने जीवन की धारा को आगे ले जाएंगे। मैं निश्चित रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद आपसे ये बात कह रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसमें मुझे कोई संदेश नहीं है, कोई हिचक नहीं है। वो ये कि ये मैंने काफी कम समय रखा आप लोगों को सुनने के लिए, लोगों को कम मौका दिया, कम समय अलॉट किया कर पाया। ये मेरा एक कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट था कि अभी तक मैं सारे लेक्चर्स
सिंगल ही कराता था। ये पहली बार 2 लोगों को एक साथ हमने लेक्चर के लिए रखा, क्योंकि विषय एक ही हो गया था, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित होने के कारण। मेरे मन में जो विचार था वो प्रमुख रूप से यही था कि जो नई शिक्षा नीति है भारत की, वो युगानुकूल और देशानुकूल, क्योंकि प्रश्न मूल यही खड़ा होता है कि किस स्तर तक वह देशानुकूल है और युगानुकूल है, क्योंकि उसकी बात हम हमेशा से करते आए हैं और उसी को आधार बनाकर हम पहले की जो शिक्षा नीति है, व्यवस्था है, उसकी आलोचना भी करते आए हैं। तो हमको उस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में होना चाहिए और फिर समाज को कितना जोड़कर हम इस शिक्षा नीति में आगे बढ़ेंगे, इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करेंगे। ये 3 प्रश्न प्रमुख रूप से मस्तिष्क में था और इन तीनों प्रश्नों का आप लोगों ने इतने सुंदर ढंग से इनकी और स्पष्टता के साथ, इन विश्लेषण के साथ आप लोगों ने व्याख्या किया है और इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ पुनः मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं कि समय और मिलना चाहिए था, लोगों को अलग अलग लोगों का सेशन में रखना चाहिए था लेक्चर, शायद वो ज्यादा फायदेमंद होता, सबके लिए सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता और लोगों को और ज्यादा इंटरेक्शन के लिए मौका भी मिलता। लेकिन फिर भी आगे देखेंगे, फिर आप लोगों को तकलीफ देंगे इस मंच पर याद करके, पुनः आपको कष्ट देकर इस मंच के लिए मैं बार बार आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि भविष्य में भी जब हम याद करेंगे, आप अपने अमूल्य समय में से, अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय मेरे लिए भी निकालेंगे। इस चेयर की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।